Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट MCO1 जो कि है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। उसका एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो बेसिकली है आपका यूनिट 17 का टॉपिक and this would be the part second. Part 1 में हमने डिस्कस करा था about the concept of organizational culture in detail. जाना था कि organizational culture क्या होता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का कॉन्सेप्ट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो 16 कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। एंड वीडियो के एंड तक आपको ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आई इंक्लूडेड डायग्राम्स, आई इंक्लूडेड सिंपलर पॉइंट्स सो दैट आपको याद करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और मिशन हमारे याद रखिएगा दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके उनके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है आपका कई बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और क्वेश्चन बिल्कुल आपका एज इट इज आता है, एक्सप्लेन दी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो कहीं भी अगर पॉइंट आपको मिले जिसमें प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, दिस इज द आंसर व्हिच यू हैव टू राइट, व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग स्लाइड्स। ओके, तो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्लाइड एंड दैट इज ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की वो होगी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो प्रोवाइड करता है क्या, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, एंड दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड बाकी हाँ गाइज, ऊपर आई का बटन होगा जिस पर आप क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं जिसमें आप कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट में एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा, कई सारी और टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि आपको काफी हेल्प करेंगी आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में। तो अगर हम बात करें जो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की, तो ये क्या होती है, लेट्स डिस्कस। So organization with sound culture provides autonomy to its employees. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है, साउंड होता है, स्ट्रांग होता है, तो उस केस में आपकी जो एम्प्लॉयज हैं उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है। अभी ऑटोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज ऑटोनॉमी, तो उसका आंसर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इट इज बेसिकली सेल्फ डायरेक्टिंग फ्रीडम एंड स्पेशली मोरल इंडिपेंडेंस। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है बेसिकली एम्प्लॉयज को फ्रीडम देना जिससे कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने आप को डायरेक्ट कर सकें और जो भी काम उनको असाइंड है उसको वो कंप्लीट कर सकें। तो मोरल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना, एक सेल्फ डायरेक्टिंग फ्रीडम प्रोवाइड करना, ये कहलाता है ऑटोनॉमी अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए। ठीक है, तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टिंग फ्रीडम और मोरल इंडिपेंडेंस दैट इज प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एम्प्लॉयज। यानी कि वो आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, उनको काम बता दिया जाएगा कि आपको ये टास्क करना है और आपको अपनी फ्रीडम है, आप अपने अकॉर्डिंग उन टास्क को कर सकते हैं। आपको फ्रीडम है कि अपने आप को खुद आप डायरेक्ट करें, लेकिन एट द एंड में वो आपको टास्क कंप्लीट करना है। नाउ in the organizations with strong cultural focus, the individuals are offered not only the responsibilities but also the independence and opportunities to take initiatives. तो जो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी होती हैं जिनमें आपका स्ट्रॉन्ग कल्चरल फोकस होता है, यानी कि जो कल्चर पर अपना ज्यादा ध्यान देती है ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पर इंडिविजुअल्स को क्या दिया जाता है, आपका ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाती, उनको इंडिपेंडेंस भी मिलती है और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है जिससे कि वो क्या कर सके, इनिशिएटिव्स ले सके ऑर्गेनाइजेशन में और टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सके। ओके, तो जैसा कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज में देखते हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया, तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं और वो फ्रीडम देते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग उनको क्या करें, कंप्लीट करें, लेकिन जो रिजल्ट होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो चलिए अब एक फ्लो चार्ट के थ्रू
कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका कल्चर स्ट्रांग होता है वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस देते हैं और इनिशिएटिव्स की अपॉर्चुनिटीज देते हैं अपने एम्प्लॉयज को। तो ध्यान रखिएगा, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपका स्ट्रांग कल्चर फॉलो होता है तो उसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सेल्फ डायरेक्टिंग फ्रीडम देते हैं, मोरल इंडिपेंडेंस देते हैं, या इन शॉर्ट वी कैन से दे प्रोवाइड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी टू देयर एम्प्लॉयज। ओके, नाउ बात करेंगे अब डायग्राम के थ्रू। देख लीजिए, तो डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस तरह के डायग्राम्स आपको एग्जाम में भी बनाने हैं इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। और ये जो आपका क्वेश्चन आएगा लगभग आपका मिनिमम या तो 10 मार्क्स या 15 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो आपको लगभग 4 से 5 पेजेस लिखने पड़ेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स हैं 16 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 16 में से अगर आप 8 to 10 कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख देंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। तो यहाँ पर हमारा मैनेजर है और यहाँ पर आपका एम्प्लॉय है, एक टास्क है जो कि मैनेजर प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को। और यहाँ पर पॉइंट बहुत ही क्लियर है कि कंप्लीट द टास्क द वे यू वांट, जैसे आपको काम कंप्लीट करना है यू कैन डू इट। एंड एम्प्लॉय वाज रियली हैप्पी विद दैट, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग माय स्किल्स। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का मोरल एंड मोटिवेशन बूस्ट होता है अगर आपके जो मैनेजमेंट है उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको ऑटोनॉमी देते हैं। तो आई एम श्योर कि ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। तो ये है हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। Organization with strong culture encourages its employees to take innovative steps and to take calculated risk। तो वो सभी organizations जहां पर strong culture follow होता है वो अपने employees को इनोवेटिव आइडियाज लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। इसके अलावा वो उनको कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए भी क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एंड ध्यान दीजिएगा, रिस्क लेने को बोला जा रहा है लेकिन कैसा रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। तो कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब हुआ कि आप जो भी रिस्क लेंगे उसको पहले एनालाइज करेंगे, जो भी आपके टास्क है, जो भी आप प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे, देखेंगे कि कितना बेनिफिट मिल सकता है और कितना लॉस इनकर हो सकता है अगर फेलियर होता है उस प्रोजेक्ट का। तो ये सभी चीजें लेने के लिए, इनोवेटिव स्टेप्स लेने के लिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए एनकरेज किया जाता है उन ऑर्गेनाइजेशंस पे जहां पर स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है। ओके एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइएगा और मुझे अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी अपने टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वहां पर आपको लिखा होगा प्रूडेंट क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है आउटकम ओरिएंटेशन। So organization with sound culture focuses on the outcomes and not on the process followed to achieve those outcomes। तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपका साउंड कल्चर पर फोकस किया जाता है तो वो अपने एम्प्लॉयज के आउटकम पर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ये नहीं देखते कि प्रोसेस आपका लेंथी फॉलो किया जा रहा है या सिंपल फॉलो किया जा रहा है, दे जस्ट फोकस ऑन द आउटकम्स। ठीक है, अगर एथिकल तरीके से आपकी कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी आपका प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है दैट इज ओके विद देम, बट दे ओनली फोकस ऑन आउटकम। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फॉलो करने वाली कंपनीज होती हैं वो आउटकम ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पीपल ओरिएंटेशन। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फॉलो करने वाली कंपनी में आपकी ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पीपल ओरिएंटेड होती है। So organization with sound culture gives attention to its decisions which affects the people working in the organization and on its shareholders। तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर साउंड कल्चर होता है तो वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के ये इंश्योर करती है कि उन डिसीजंस का उनके एम्प्लॉयज पर, उनके शेयर होल्डर्स पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। आई रिपीट, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपका साउंड कल्चर फॉलो किया जाता है या उसको फोकस में रखा जाता है तो वहां पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एम्प्लॉयज के बारे में, यानी कि जो लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं उनके बारे में और अपने शेयर होल्डर्स के बारे में, उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके डिसीजंस के थ्रू, क्या फ्यूचर आउटकम्स हो सकते हैं उनके लिए, वो सभी कंसीडर करना जरूरी होता है।
ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि पीपल ओरिएंटेशन भी होती है, आउटकम ओरिएंटेशन भी होती है एक साउंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में। नाउ बात करेंगे अभी एक डायग्राम के थ्रू, उसके बाद हम फर्दर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो हमारी कंपनी का यहाँ पे सीईओ है, ठीक है, और ये मैनेजर ए है, मैनेजर बी है, मैनेजर सी है। तो यहाँ पर कुछ सजेशन दे रहे हैं और एक डिसीजन है जो लिया गया, दिस डिसीजन इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयज। तो ये तीनों मैनेजर मिलकर अपनी जो आइडिया है, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं बता रहे हैं सीईओ को कंपनी के। तो और यहाँ पर सीईओ जो है वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि विल नॉट टेक this action or decision if it is against the employees of the organization। तो कोई भी डिसीजन जो एम्प्लॉइज या शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में है, हमें वो डिसीजन लेना ही नहीं है। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी फोकस ऑन आवर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स एज वेल एंड शेयर होल्डर्स बेनिफिट्स एज वेल, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो है टीम ओरिएंटेशन का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। ऑर्गेनाइजेशन विद साउंड कल्चर फोकसेस ऑन टीम रेदर देन इंडिविजुअल्स। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर साउंड कल्चर फॉलो किया जाता है तो वहां पर टीम पर ज्यादा फोकस दिया जाता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अ सिंगल इंडिविजुअल। आप टीम पर फोकस करेंगे। देखिए ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जहां पर सभी लोगों को मिलकर काम करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर टीम को सपोर्ट किया जाएगा तो हर एक इंडिविजुअल उसमें ऑटोमेटिकली सपोर्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज मार्केट एंड कस्टमर ओरिएंटेशन, ठीक है, एक और टाइप का ओरिएंटेशन आ गया। तो अभी तक हमने 4 ओरिएंटेशन देख लिए। टीम ओरिएंटेशन हो गया, और आपका बेसिकली अगर हम बात करें तो देख लीजिए हमारे जो ओरिएंटेशन है, पीपल ओरिएंटेशन हो गया और आउटकम ओरिएंटेशन हो गया। तो ये हमारे ओरिएंटेशंस हो गए, इनको ध्यान रखना है आपको। तो मार्केट एंड कस्टमर ओरिएंटेशन की हम बात कर रहे थे। तो मार्केट्स एंड कस्टमर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस। तो जो मार्केट है और कस्टमर है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के लिए। देखिए मार्केट नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट बेचने के लिए एक प्लेस नहीं होगी, और कस्टमर नहीं होंगे तो कोई खरीदेगा नहीं उन प्रोडक्ट्स को जो आप बनाएंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू फोकस ऑन। ओके, सो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं विद साउंड कल्चर गिव्स ग्रेटर अटेंशन टू द मार्केट एंड इट्स कस्टमर। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जो मार्केट और कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस का। तो इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर साउंड कल्चर फॉलो किया जाता है या फोकस में रखा जाता है तो वो ज्यादा अटेंशन देते हैं अपने मार्केट को जहां पर उनका प्रोडक्ट सेल होता है या सर्विस सेल होती है, और अपने कस्टमर्स को भी, ठीक है। तो टीम ओरिएंटेशन हो गया, मार्केट एंड कस्टमर ओरिएंटेशन हो गया। नेक्स्ट इज अटेंशन टू डिटेल्स। So organization with sound culture expects its employees to pay attention to details, should develop good observational skills। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर साउंड कल्चर फॉलो किया जाता है तो वहां पर अपने एम्प्लॉयज को वो सिखाते हैं कि कोई भी आप काम करें तो उसकी डिटेल्स को समझें, उस पर अटेंशन दें, आपकी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं उनको डेवलप करें आप। तो ये एम्प्लॉयज को सिखाया जाता है। तो जितनी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होंगी, आपके जो भी लैकिंग पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर आप ज्यादा फोकस दे पाएंगे। और ये हर किसी को सीखना चाहिए। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो अपना माइंड है स्टेबल रख के आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, रिएक्शंस देना बंद करना पड़ेगा कभी कभी एज पर सिचुएशन। आप कोई भी सिचुएशन में है, मान लीजिए एक सेल्स पर्सन है और वो किसी कस्टमर को अप्रोच करता है और कस्टमर उसके अप्रोच करने से गुस्सा हो जाता है। तो एक सेल्स पर्सन को सिचुएशन से भी लर्न करना चाहिए, पीसफुल और स्टेबल माइंड के साथ में समझना चाहिए कि वो कस्टमर क्यों आपका आइरेट हो गया, क्यों गुस्सा हो गया जब उसने अप्रोच करा, जिससे कि वो इन फ्यूचर अगर किसी कस्टमर को अप्रोच करता है तो ऐसी सिचुएशन अवॉइड कर सके। और इसके बाद जब वो सिचुएशन से बाहर आए तो अपना एनालाइज करे और अपनी जो टैक्टिक्स हैं उनको क्रिएट करे कि किस तरीके से मैं इन फ्यूचर इस तरह की कस्टमर्स को डील कर सकता हूं। तो इस तरह के आपके क्या हैं, अगर आप ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अपनी डेवलप करेंगे तो यू कैन लर्न फ्रॉम एवरी सिनेरियो, एवरी प्रॉब्लम दैट यू विल बी गेटिंग इन योर लाइफ। ओके, तो ये सब आप सभी को भी मैं सजेस्ट करता हूं, प्लीज ट्राई टू इंप्रूव योर ऑब्जर्वेशनल स्किल एंड दैट विल गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन योर लाइफ।
नाउ चलिए अगला डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर एक मैनेजर है हमारा और ये एम्प्लॉयज हैं सारे। तो यहाँ पर मैनेजर कह रहे हैं पे अटेंशन टू एवरी स्मॉल डिटेल्स। ओके, तो ये जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को सजेस्ट करें कि आप कोई भी काम करें उसकी स्मॉल से स्मॉल डिटेल पर अटेंशन दीजिए और एम्प्लॉयज का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है श्योर सर। तो इस तरह के बेसिक डायग्राम्स हैं जो कि आप टॉपिक से रिलेटेड ही बना सकते हैं और अपने आंसर को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर का पॉइंट है सपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया आपको 16 पॉइंट्स हैं, तो प्लीज पे अटेंशन, फोकस के साथ सभी पॉइंट्स को देखिएगा। 16 में से आप एटलीस्ट 8 to 10 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं, बट आपको समझ के सारे पॉइंट्स जाने हैं। तो सपोर्ट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। तो ऑर्गेनाइजेशन विद साउंड कल्चर एंश्योर्स दैट ऑल एम्प्लॉयज गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस एंड अफेक्शन फ्रॉम द मैनेजर। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की यही खासियत होती है कि जितने भी एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, जब भी उनको असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है या जब भी आपका कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर उन्हें क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, तो वो मिलता है उस कंपनी के मैनेजर्स के थ्रू या मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, सपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नाउ आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, अगेन दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो ऑर्गेनाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग कल्चरल फोकस ensures that there is no difference created between the identity of its members and the organization। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर स्ट्रॉन्ग कल्चरल फोकस इंश्योर किया जाता है, तो वहां पर एक एम्प्लॉय और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई भी आइडेंटिटी का डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जाता। अगर वो एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करता है तो वो एम्प्लॉय और वो ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही एक दूसरे का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा आपका क्रिएट किया जाता है। कोई भी डिफरेंस अराइज नहीं किया जाता, ताकि जो इंडिविजुअल है या फिर जो एम्प्लॉय है काम करने वाला, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव कर सके। ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। नाउ बात करेंगे अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि है कमिटमेंट। So organization with strong cultural focus creates a sense of commitment among its employees, which in turn helps them to focus towards the organizational goals on a continuing basis। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है, पर्पस उसका यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए। उस ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स को हम बात करेंगे जो कि क्रिएट किए जाते हैं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट किए जाते हैं, वो अचीव कौन करता है, कौन हेल्प करता है उनको अचीव करने में? उस कंपनी के एम्प्लॉयज बेसिकली, राइट। तो इसीलिए एम्प्लॉयज का कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल फोकस इज गिवन, तो वहां पर एक सेंस ऑफ कमिटमेंट क्रिएट होता है एम्प्लॉयज के बीच में। एम्प्लॉयज खुद को पार्ट समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, और जब वो खुद को एक क्रूशियल एस्पेक्ट या क्रूशियल पार्ट समझते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अचीव करने में भी वो हेल्प करते हैं ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस, यानी रेगुलर बेसिस पर। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम है, यहाँ पर ये सारे एम्प्लॉयज हैं, ये मैनेजर है बेसिकली, और यहाँ पर ये स्लोगन देते हैं कि विल बिकम नंबर 1 कंपनी विद योर सपोर्ट। तो मैनेजर कह रहे हैं सभी एम्प्लॉयज को कि हम नंबर 1 कंपनी बनेंगे। तो ये हो गया गोल, ठीक है, अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना। बट कैसे बनाएंगे? आप सभी के सपोर्ट के साथ बनाएंगे। और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आया, यू ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट होगा, ये देखिए सब हैप्पी होंगे, राइट। और इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, यस विल बिकम नंबर 1 कंपनी। अब जो कंपनी का गोल था वो इन सभी का गोल बन जाएगा। तो ये होता है सेंस ऑफ कमिटमेंट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्रिएट होता है। नाउ बात करेंगे अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो कि है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो ऑर्गेनाइजेशन विद साउंड कल्चर क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर where the rules, regulations and the amount of direct supervision required to control behavior is defined। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर साउंड कल्चर होता है, तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, तो उसमें आपका डिफाइन होता है कि कौन इंडिविजुअल किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर है,
किसका सुपीरियर है, कौन सीईओ है और सीईओ किसको आपका रिपोर्ट करेगा या फिर उसको कौन कौन से मैनेजर्स रिपोर्ट करेंगे। तो ये सभी चीजें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में आपकी डिफाइंड होती हैं, और जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या फिर आपका किसको कितना सुपरविजन रिक्वायर्ड होगा, डिपार्टमेंट को कैसे बिहेवियर को कंट्रोल किया जाएगा, तो ये सभी आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफाइन किया जाता है। और एक अच्छी कंपनी की यही खास बात होती है कि वहां पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जिससे कि सभी चीजें स्मूथली रन की जा सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी हमारी 12th कैरेक्टरिस्टिक है। Organization with strong cultural focus not only focus on the growth but also focus on stability। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर स्ट्रॉन्ग कल्चरल फोकस किया जाता है वहां पर उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस ग्रोथ पर नहीं होता, वो ये भी चाहती हैं कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रोथ अचीव नहीं कर पा रही तो एटलीस्ट स्टेबल रहे। जो परफॉर्मेंस है वो अगर ऊपर नहीं जा सकती तो नीचे भी नहीं आनी चाहिए, आपका मेंटेन रखिए, ठीक है। आपका जिग जैग मोमेंट नहीं होना चाहिए, या तो आपकी परफॉर्मेंस स्टेबल रखो या अप करो, ठीक है। ऐसे ही चलना चाहिए ग्राफ, ठीक है, स्टेयर्स वाले तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज अग्रेसिवनेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की। Organization with strong culture ensures that the employees working there are aggressive and competitive rather than easygoing। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर स्ट्रॉन्ग कल्चर फोकस पे लाया जाता है या स्ट्रॉन्ग कल्चर फॉलो किया जाता है तो वहां पर ये इंश्योर किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्पिरिट एग्रेसिव हो। एग्रेसिव का मतलब लड़ने नहीं जाना, उनको कॉम्पिटिटिव हो बेसिकली, ठीक है। और ऐसा ना हो कि एक आध फेलियर के बाद में ही वो आपका काम करना बंद कर दे या फिर मोटिवेशन खो दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फेलियर के बाद में उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप फेल कैसे हो गए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, अगर मान लीजिए इंडिया हार जाती है, अगले मैच में अगर फिर से मैच होता है पाकिस्तान के साथ में, तो दे एक्चुअली परफॉर्म सुपर डुपर हिट, राइट। तो यही आपका करना है। तो ये चीज फॉलो की जाती है उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर स्ट्रॉन्ग कल्चरल आपका फोकस होता है, ओके। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स अभी तक आपको क्लियर होंगे। नाउ अब बात करते हैं अपने डायग्राम की, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजर हैं होंडा कंपनी के और ये कह रहे हैं विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन फ्रॉम द मार्केट। तो इनका एक स्लोगन आया, अपने एम्प्लॉयज को ये बोल रहे हैं कि हम मार्केट से जो कंपटीशन है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं वो भी आपके मोटिवेटेड हो गए, यस विल डू इट। तो यही चीज होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मेंटेन की जाती है कंपनी में, ओके। तो चलिए बाकी के 3 इंपॉर्टेंट और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। तो 14th कैरेक्टरिस्टिक है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग कल्चर एंश्योर्स दैट रिवॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन एम्प्लॉय वर्क परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर स्ट्रॉन्ग कल्चर या साउंड कल्चर होता है तो वहां पर रिवॉर्ड बेस्ड परफॉर्मेंस फोकस किया जाता है, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। वर्क आप जितना अच्छा करोगे उतने आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिवॉर्ड्स यानी मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रमोशन हो गया और आपको फैसिलिटीज पर्क्स मिलना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, आपकी परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, ओके। तो ये एक साउंड कल्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। नाउ फोकस एंड रिचुअल्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन विद साउंड कल्चर फोकस एंश्योर that its visions, goals and the objectives are communicated by the management. In addition to this, such organizations always follows rituals and events that support and reinforce organizational standards and values। तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर साउंड कल्चर फोकस किया जाता है तो वहां पर जो उनके विजन्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या गोल्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मैनेजमेंट के थ्रू अच्छे से कम्युनिकेट किए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं, इवेंट्स हैं, जिसके थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स या वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, उनको स्टैब्लिश कर सकते हो प्रॉपर्ली, तो उनको भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ हमारा जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, ओके।
Organization with sound culture ensures that there is no conflict present between the employees and the work groups. It also ensures that employees are open about differences and honest in resolving conflict if arises. तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपका साउंड कल्चर होता है, ठीक है, या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल फोकस होता है, तो वहां पर एम्प्लॉइज के बीच में अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट राइज होता है तो उसको स्पेस नहीं दी जाती। वहां पर जीरो टॉलरेंस होती है कन्फ्लिक्ट के लिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट से परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है, एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनका फोकस यही होता है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का ना तो एम्प्लॉइज के बीच में हो ना किसी भी वर्क ग्रुप्स में हो, ठीक है। तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो एम्प्लॉइज हैं ओपन कम्युनिकेशन होती है, तो जो भी डिफरेंसेस होते हैं आपस में बातचीत करके सॉल्व कराए जाते हैं। और आप जितने भी कन्फ्लिक्ट देखिए अराइज होंगे, कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां भी हो सकती हैं, राइट। डिपार्टमेंट्स के बीच में भी लड़ाइयां हो सकती हैं रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल्स, द वे दे आर डूइंग इट, सो इट कैन हैपन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी ये कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं इनको आपका जल्द से जल्द सॉल्व करा जाता है, ठीक है। सो गाइस आई एम श्योर कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। चलिए अब लास्ट डायग्राम है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं एंड इसके बाद में आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह की काम की वीडियोस मैं लाता रहूंगा। पीडीएफ चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए, अकॉर्डिंगली आई ऐड दैट पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। तो यहाँ पर हमारा मैनेजर है, एक एम्प्लॉय है ए, दूसरा एम्प्लॉय है बी, दोनों के बीच में किसी बात पे लड़ाई हुई, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। मैनेजर ने बाद में बात करी तो पता चला कि जो थी दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बाद में दोनों के बीच में ओपन कम्युनिकेशन हुआ, दोनों ने समझ लिया। तो यहाँ पर एम्प्लॉय ए का आ गया सॉरी सर आई विल नॉट फाइट, और यहाँ पर सॉरी सर इट वॉज माई फॉल्ट। तो इस तरह के आप सिंपल से डायग्राम कर सकते हैं जो कि पूरा क्रक्स दे देंगे आपके टॉपिक का। सो आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स से समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड तक वीडियो देखने के लिए, एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। इसी तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा सिंपल तरीके से, ताकि आप अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सके और खुद को बेहतर बना सकें, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।